Hello everyone, I'm Shambhavi from Progressive Science Education, and today I'm going to start a new and very interesting chapter, that is 15th chapter of class 8, Some Natural Phenomena. So let's get started. Natural phenomena cause a great damage to life and property. In our previous class, we have read about some natural calamities like wind, storm, and cyclones, and learnt about the precaution to be taken during such situations. In this chapter, we shall discuss about two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquake, and the measures to be taken during these disasters. सो इन दिस चैप्टर आप ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्थक्वेक और लाइटनिंग होती है उससे हम कैसे प्रिकॉशन लें और वो कितना डैमेज करती है, और भी कई बातें इसके बारे में. एज यू ऑल नो, नेचुरल फिनोमिना क्या होता है जो नेचुरली ऑकर करता है. एज यू ऑल नो, कई सारे कैलेमिटीज़ के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि विंड्स और स्टॉर्म, साइक्लोन्स, सुनामी और भी कई सारे. सो आज हम मेनली दो डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है लाइटनिंग और अर्थक्वेक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली टॉपिक्स टू बी कवर्ड: lightning, static electricity, types of charges and their interactions, transfer of charge, gold leaf electroscope, the story of lightning, lightning safety, do's and don't do's during the thunderstorm, lightning conductor, earthquake, cause of an earthquake, magnitude of an earthquake, protection against earthquake, precaution during an earthquake, and some key terms and question answer that I will give you in next video. So our first topic is lightning. So I wanted to know you about that lightning is one of the oldest observed natural phenomena that has fascinated people for ages. In ancient time, people thought that lightning bolts were thrown from the heavens of an angry god. एज यू ऑल नो, आपको इससे सुनने से ही पता चल गया होगा कि लाइटनिंग जो है बहुत ही ओल्डेस्ट ऑब्जर्व नेचुरल फिनोमिना है. पहले के एंशियंट टाइम में लोगों को लगता था कि लाइटनिंग बोल्ट्स किस लिए होता है, कि जो गॉड होते थे वो अपना गुस्सा लाइटनिंग की तौर पे दिखाते थे, मतलब लाइटनिंग करके वो दिखाते थे अपना गुस्सा, अपना हेवन. So several people thought and researched about the cause of lightning and its process. So कुछ लोगों ने इसके जानकारी लेने की कोशिश की, कुछ लोगों ने ये रिसर्च किया कि आखिर लाइटनिंग होती कैसे है. But no scientific had explanation of cause of lightning appeared until the 70 मतलब 1700s. So 1700 से पहले कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं निकल पाया कि आखिर लाइटनिंग होती क्यों है. बट 1745 में इट हैज़ बीन प्रूव दैट इलेक्ट्रिकली कुड बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर indefinite period. In 1752, an American scientist, Benjamin Franklin, discovered that there is an electric discharge between clouds that produces a spark, and it is electric spark between the clouds and the earth that appears as lightning. His famous kite experiment proved this fact. सो एक फेमस साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने डिस्कवर किया कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस से क्लाउड्स के बीच में इंट्रैक्शंस होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग हैपन होती है, कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट होता है जिससे लाइटनिंग होती है. तो ये हुआ था 1752 में. अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, यू हैव टू नो द नेम, कि देखिए 17s में ये नहीं हो पाया था, ये 17s तक ये पता नहीं चल पाया था कि लाइटनिंग एक्चुअली होती क्या है, कैसे ऑकर करती है. बट 1752 में अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर कर दिया कि लाइटनिंग एक्चुअली है क्या. उन्होंने अपने काइट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया था. सो अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सो एज यू ऑल नो कि आपके पास जो स्केल रहती है, स्केल या कॉम्ब आप ले लीजिए, उसको अगर आप रब करते हैं, उसके बाद अगर छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर्स के पास लाते हैं तो वो पेपर्स को इंट्रैक्ट कर लेता है, एज यू ऑल नो. सो इसी टॉपिक पे आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी.
So about 2500 years ago, a Greek named Thales found that when a piece of an amber was rubbed with fur, it attached some small pieces of feather, straw, leaves, and dust. Today we know that many other materials such as plastics, glass, hard rubber, ebonite, etc. show the same effect. You can observe yourself also. As you all know, आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप कॉम्ब को और जितने स्केल अपनी स्केल को रब करते हैं, या कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या बलून को अपने हेयर से रब करते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से इंट्रैक्शन होता है, जो वो मतलब कि फिर चिपक जाता है उसी पे. सो rub a plastic pen or a comb on your sleeves or your dry hair, whatever, as I told you. So thus an electric current is a continuous flow of charge. So when charges move through constitute an electric current. Thus an electric current is a continuous flow of charge. So you have to know दैट ये जो मैंने इस बताया कि ये क्यों इंट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ इंट्रैक्ट होने लगते हैं. इसी से हमको चार्जेस के बारे में पता चलता है. जैसे मैंने आपको कॉम्ब, पेपर्स और कई सारे एग्जांपल्स जो दिए, वैसे ही लाइटनिंग कैसे होती है, वो क्लाउड्स की इंट्रैक्शन से होती है, क्लाउड्स के चार्जेस की वजह से होती है. नाउ टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शंस. मैंने आपको फर्स्टली बताया कि लाइटनिंग क्या होती है, उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया. अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शंस. वी नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. ये तो आपने फर्स्ट मतलब लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम. ईच एटम comprises two types of equal charges, the positive charge and the negative charge. The atom as whole is neutral. As you all know कि दो charges ये comprise करता है, first is positive charge and second is negative charge. So as you all know, atom के charge neutral होते हैं because positive charge is equal to negative charge, so it becomes neutral. But if the quantity of positive charge is more than negative charge, the atom is said to be positively charged or vice versa. As you all know, जब किसी का भी चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है तो वो चार्ज, एज यू ऑल नो, जैसे कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज उसका इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो उसके अंदर उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब उसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. Vice versa, you can say. The neutral object can be charged by the rubbing or friction. Rubbing of object cause friction, due to which they lose some quantity of charge, either positive or negative, and become electrically charged, as I told you. Now, as per convention, the electrically charged on a glass rod, when it is rubbed with a silk cloth, is considered positive. The electrically charged on an ebonite rod when rubbed with fur, wool or funnel is considered negative. As I told you, मैंने जो examples दिए, is it same example कि जब आप ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क क्लॉथ से या किसी भी चीज़ से, सिल्क क्लॉथ मेनली उससे रब किया जाता है, उससे आप रब करेंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. और जब एबोनाइट रॉड को आप फर के साथ, वूल के साथ और फनेल भी ले सकते हैं, आप फैनल के साथ रब करेंगे तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है. It is seen that like charges repel each other and opposite charges attract each other. As you all know कि जो same charges होते हैं वो repel करते हैं but opposite charges attract each other. Now next topic is transfer of charge. So electric charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. As we know that some charges repel each other, foil strip become wide open. Such a device can be used to test whether an object is charged or not. This is called an electroscope. जो इस चीज़ को चेक करता है, डिवाइस जो टेस्ट करने के लिए बना है कि ऑब्जेक्ट का मतलब चार्ज है या नहीं, वो ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं, दैट ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडीज टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. जो चार्जेस ट्रांसफ़र करते हैं अर्थ से, बॉडीज से अर्थ की ओर, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग. नाउ
ये आपने देखा कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस कैसे होता है, मतलब वो बॉडी से अर्थिंग मतलब अर्थ में होता है, और भी कई सारे चार्जेस होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं. Now, earthing is provided in household circuits to protect us from electrical shock due to the leakage of electric current. Now, our next topic is gold leaf electroscope. Now, the gold leaf electroscope has a very thin piece of gold foil called gold leaf. Fixed at the top of the piece of copper, the copper piece has a large round top called the cap. The whole arrangement is put inside a glass case. The piece of copper goes through insulation in the top of the glass case so that any charge on the gold leaf cannot escape. सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अब क्या होता है? सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक बहुत ही थिन पीस होता है गोल्ड फॉयल का, जो कि एक कॉपर की रॉड के टॉप पे फिक्स रहता है. जो कॉपर पीस जो रॉड रहती है, कॉपर का पीस या रॉड, यू कैन टेक, आप रॉड भी ले सकते हैं, पीस भी ले सकते हैं. सो हैज़ अ राउंड टॉप, उसका राउंड टॉप रहता है, मतलब उसकी जो टॉप मतलब उसके ऊपर एक गोल सा टॉप मतलब राउंड रहता है, वो जो उसका टॉप रहता है उसका शेप राउंड रहता है. कॉल दी कैप, उसे कैप कहते हैं. सो द होल अरेंजमेंट, जितनी भी फुल अरेंजमेंट होती है वो ग्लास केस के अंदर ही अरेंज रहती है, जिसका फिगर मैं अभी आपको बताऊंगी. सो सी द फिगर. ओके, दिस इज द फिगर. Okay, thus electric charge can be transferred from a charged bodies to another through a metal conductor. This method of charging is called charging by conduction. So as you see in the figure, it is gold leaf, as I told you na, ye gold leaf electroscope. So cap and insulation you see, and copper conductor, gold leaf, glass case, and uncharged electroscope. Okay. नाउ द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो मैंने आपको फिगर बताया वो अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का था, बट ये चार्ज्ड है. ओके, इट इज़ चार्ज. तो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, एंड कॉपर कंडक्टर एंड गोल्ड लीफ इज रिपेल्ड, एंड द चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज़ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप. देखिए, I hope you understand this topic. Now come to the next topic, that is the story of lightning. The occurrence of lightning can be understood in the terms of charge produced by rubbing or friction. The formation of clouds involves friction between water particles in the atmosphere. The friction charges the water particles among the positive and negative charges. The negative charge accumulates at the bottom of the cloud and the positive charge is in the top. As the accumulation of charge increases, the clouds create a positive charge on the ground nearby. As the magnitude of charge increases, the air through a poor conductor cannot resist their flow and negative and positive charge meet. It results in a narrow strike of electrical discharge with a sound which we call lightning. This process is called an electric discharge. The lightning is a high energy electric discharge accompanied by a large amount of heat and light. This can occur between a charged cloud and the ground, between two charged clouds, or even between two oppositely charged portion of the same cloud. So अब lightning कैसे occur करती है मैं आपको बताती हूँ. देखिए, एज यू ऑल नो, जो एज अ सिंपली मैं बताती हूँ, जो आप मतलब कि आप आसमान में देखते होंगे क्लाउड्स कई सारे रहते हैं. हाँ, क्लाउड्स में ऊपर जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रहता है, एंड नीचे लास्ट नीचे उसके नीचे वाले पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज रहता है. मतलब कि जो क्लाउड्स होते हैं वो चार्जेस उसमें भी प्रेजेंट होते हैं चार्जेस. सो सी दैट लाइटनिंग जो होती है वो चार्ज प्रोड्यूस होने से होती है. जब उनके बीच में रबिंग होने लगती है, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फ्रिक्शन होने लगता है, देन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन्वॉल्व्स फ्रिक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर. सो जो एज यू ऑल नो, जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, वाटर पार्टिकल्स से, जो पॉन्ड्स या रिवर्स या लेक से इवापोरेट होके जाते हैं, जिससे क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है. सो क्लाउड फॉर्मेशन में चार्ज कैसे प्रेजेंट होता है, जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है. नाउ सी, जो फ्रिक्शन होता है वो पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के बीच में रहता है,
सो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, उनके बीच में क्या रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहता है उनमें. द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट्स एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड. मैंने आपको जैसे बताया कि जो मैंने पहले गलत बता दिया था. सो सी, नेगेटिव चार्जेस जो होता है वो बॉटम पे होता है एंड जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो टॉप पे होता है. ओके, सॉरी फॉर माई मिस्टेक. जो नेगेटिव चार्जेस होता है वो बॉटम पे होता है एंड पॉजिटिव चार्जेस एट द टॉप. As the accumulation of the charge increases, the clouds create a positive charge on the ground nearby. As I told you all about, ऐसे ही लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर जो होता है वो चार्ज प्रेजेंट होता है. जैसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, नीचे नेगेटिव चार्ज रहता है. ऐसे ही जब उनके बीच में फ्रिक्शन होता है तभी चार्ज प्रोड्यूस होता है. जैसे कि अभी आपने देखा, कॉम को आप रब करते हो एंड देन पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते हो तो वो इंटरेक्ट करता है. ओके, वो भी एक टाइप का चार्ज है. पर जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है वो क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट्स के चार्ज से प्रोड्यूस होती है. नाउ लाइटनिंग सेफ्टी. अब आप लाइटनिंग से अपनी सेफ्टी कैसे करते हैं? सो हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू सेफर प्लेस. जब आप थंडर सुने, जब आप लाइटनिंग की आवाज़ सुने तो आप तुरंत ही एक सेफ प्लेस की जगह चले जाएं. एज़ यू ऑल नो, आपको एक खुले ग्राउंड में खड़े नहीं रहना है. आपको या तो किसी वॉल के बगल में चले जाना है, या तो ऐसी जगह पे चले जाना है, या तो आप होम पे चले जाइए, अपने घर पे चले जाइए. बट आपको फुली ओपन ग्राउंड में नहीं खड़े होना है. So during thunderstorm, wait until you see a flash lightning. If you start a count slowly, the storm is roughly 1 kilometer away from every count of 3. So जो thunderstorm होता है, आपको फ्लैश ऑफ लाइटनिंग देखने तक, मतलब कि जब तक आपको लाइटनिंग दिखती है तब तक आपको सेफर प्लेस पे रुके रहना है. आप काउंट करके रुक सकते हैं, मतलब, लेकिन आपको सेफर प्लेस पे रुके रहना है. जब आप लाइटनिंग देखते हैं और थंडर सुनते हैं एट जस्ट अबाउट सेम मोमेंट, द स्टॉर्म कुड बी अप्रोचिंग अबव यू. जब आप लाइटनिंग देखते हैं या थंडर बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो समझ लीजिए कि लाइटनिंग आपके ऊपर गिर सकती है. सो यू हैव टू गो एट द सेफर प्लेस. So after hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safer place. आपको तुरंत सेफ प्लेस से बाहर नहीं निकल आना है. आपको थोड़ी देर तक रुकना है जब तक पूरी तरीके से लाइटनिंग बंद नहीं हो जाती है. अ बिल्डिंग और अ हाउस इज़ अ सेफ प्लेस, सो ट्राई टू रिमेन इनसाइड. नाउ आपको मैं कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी कि आपको आउटसाइड, जब आप बाहर हैं, घर के बाहर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और जब आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं. सो जब आप आउटसाइड द हाउस, जब आप होम के बाहर हैं, अपने घर के बाहर हैं या किसी भी घर के बाहर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए. ओके, ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ. आपको मोटर बाइक्स जितनी भी, मतलब, आप ले सकते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके पास आपको नहीं खड़े होना. इट इज़ नॉट अ सेफर प्लेस. ओके, ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन अ पार्क्स, ए वेल्ड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स. जितनी भी, जैसे खुला फील्ड्स, मैंने आपको बताया ओपन ग्राउंड में आपको नहीं खड़े होना है. टॉल ट्रीज़ के पास आपको खड़े नहीं होना है. शेल्टर इन पार्क्स, जो पार्क्स में शेल्टर है उनके पास नहीं रहना आपको. इवैल्ड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स. सो कैरिंग अम्ब्रेला इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. आप अगर अम्ब्रेला लियो तो वो गुड आइडिया नहीं है, मतलब वो अच्छा नहीं है थंडरस्टॉर्म के टाइम. इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक अ शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्री. आप किसी छोटे पेड़ के पास ही आप शेल्टर ले सकते हैं. एज यू ऑल नो कि जैसे लाइटनिंग एक बड़े पेड़ के ऊपर भी गिर सकती है, सो आपको हार्म हो सकता है. इफ़ नॉट नो शेल्टर इज़ अवेलेबल देन देयर इज़ अ ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज़. जब आपको अगर मान लिया शेल्टर नहीं मिल रहा है तो आपको ओपन फील्ड में अगर आप हैं तो आपको सारे ट्रीज़ से, जितने भी ट्रीज़ हैं उनसे दूर रहना है. और आपको बैठ के, मतलब आप घुटने के बल बैठ जाइए ज़मीन पे और अपने हाथ को सर के ऊपर रख के अपने सर को नीचे झुका लीजिए. ऐसे करके आप बैठ सकते हैं.
डू नॉट स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे आपको दूर रहना है। एज यू ऑल नो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं तो आपको उनसे दूर ही रहना है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, इंस्टेड सिट ऑन योर हील्स on the ground with your hands और your knees and head between the hands। जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे ही आप बैठिएगा। ओके, सो नेक्स्ट इनसाइड द हाउस। अब आपने देख लिया आप घर के बाहर हो तो आप कैसे करेंगे अपनी प्रोटेक्शन। नाउ यू सी इनसाइड द हाउस, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक अ टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। कनेक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। एज यू ऑल नो लाइटनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिकल जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उसी पे फॉल ज़्यादा करने की चांसेस रहते हैं। तो आप अपने घर के मेन प्लग को ऑफ कर दीजिए, मतलब उसे ऑन मत रखें। इट इज़ सेवर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। आप मोबाइल फ़ोन्स और कॉर्डलेस फ़ोन्स यूज़ कर सकते हैं। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड। एज यू ऑल नो वाटर इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपको वाटर से मतलब कोई भी काम नहीं करना है ज़्यादातर। जैसे आप नहा रहे हो तो नहाना नहीं है उस समय जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है। सो बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवीज एक्सेट्रा शुड बी प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली। लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म्स। सो आपको जितनी भी अप्लायंसेज हैं जैसे कि कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। आपको उसे अनप्लग कर देना है यानी ऑफ कर देना है। जो लाइट्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल लाइट्स होती हैं, वो ऑन आप कर सकते हो। इट कैन नॉट कॉज एनी हार्म। ओके, नाउ टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर आर यूज्ड। ओके, सो अब आप सोचते होंगे कि बिल्डिंग्स वगैरह में ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसकी ज़्यादा हार्म करने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर एक लाइटनिंग कंडक्टर ऐड किया जाता है उस बिल्डिंग में जो कि उन्हें लाइटनिंग से बचाता है। ओके, सो हम उसी के बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो लाइटनिंग कंडक्टर एज यू सी इन द फिगर इट इज़ अ बिल्डिंग। ओके, सो इसमें एक रॉड अटैच होती है, स्ट्रिप अटैच होती है, जिससे आप देख पा रहे होंगे कॉपर स्ट्रिप अटैच होती है बिल्डिंग में। एज ए सेम जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बिल्डिंग के मतलब साइड में अटैच होती है। एंड उसमें नीचे जाके ग्राउंड के नीचे एक कॉपर प्लेट बरिड रहती है, मतलब कॉपर प्लेट दबी होती है अर्थ के अंदर। ओके, नाउ अब उसमें जो मतलब जो रॉड होती है, जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, वो सारे चार्जेस को अपने अंदर ले लेता है और अर्थ के अंदर भेज देता है। मतलब अर्थ के अंदर अर्थिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रांसफ़र कर देता है, वैसे ही सारे चार्जेस को ट्रांसफ़र कर सकता है। एज यू सी इन द फिगर आप चार्जेस देख पा रहे होंगे। अब जो मतलब कि क्लाउड्स हैं उनके अंदर खाली पॉजिटिव चार्ज रह गया है और उसने सारे नेगेटिव चार्जेस को ग्राउंड के अंदर कॉपर प्लेट की हेल्प से अर्थिंग कर दी है। ओके, यूज ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर एंड प्रोटेक्टिंग अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग एज यू सी इन दी figure. So it is very easy. Firstly I wanted to know that you have to know what is earthing और जिसे अर्थ के अंदर क्यों डाला जाता है, you have to know. Okay, so the lower end of the metal rod strip is connected to a large copper or aluminium plate which is buried deep inside the earth. This is called earthing. Now we study about a next topic. Before you see, when a highly charged cloud passes over a tall buildings, it included an opposite charge on the spikes. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जितने भी अपोजिट चार्ज को अपने अंदर ले लेता है, दिस चार्ज क्विकली फ्लो ऑन द अर्थ थ्रू अ कॉपर स्ट्रिप, thus the lightning discharge is prevented and the buildings is safe from damage. You can notice trident shaped iron on the top of the temples, TV towers and cell phones towers. These are lightning conductor. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो कैसे होता है। जैसे आप ट्रिडेंट देख पा रहे हैं, इसी तरीके का कुछ बना रहता है, टेम्पल्स के ऊपर बना रहता है और टावर्स भी बने रहते हैं, सेल फोन्स टावर्स एंड मोर ओवर. ओके, so these are lightning conductor. I hope you understand this topic.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक तो आपने ज़्यादातर जाना होगा कि बहुत ही डैमेज क्रिएट करता है, बट आपको इसके बारे में पढ़ के अच्छा लगेगा। सो मीन्स पढ़ के अच्छा लगेगा, मीन्स कि दिस टॉपिक इज़ इंटरेस्टिंग एंड यू हैव टू नो अबाउट इट, ओके। An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth lasting for a very short time caused by a disturbance deep inside the earth. This causes a series of shock. Firstly, I wanted to know कि कैसे earthquake आखिर होता है। देखिए, दो प्लेट्स होती हैं, दो अर्थ के अंदर 2 प्लेट्स होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्टली आई वांटेड टू नो कि 2 प्लेट्स होती हैं, कई सारी प्लेट्स होती हैं, वो आपस में मूव करती रहती हैं। आप फिलहाल के लिए 2 प्लेट्स थिंक कर लीजिए, सोच लीजिए कि अंडरस्टूड कर लीजिए कि 2 प्लेट्स हैं, वो आपस में पूरे में घूम रही हैं, ओके। सो जब वो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तभी अर्थ में ट्रबलिंग होना शुरू हो जाता है, तभी ट्रेमर्स मीन्स अर्थक्वेक आता है। सो एन अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग और ट्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ, sudden shaking or trembling of the earth lasting for a very short time caused by a disturbance deep inside the earth. This causes a series of shock, and earthquake may range from a mild tremor that are not even noticed to a large scale of movement of the earth causing a great damage over a large area. Major earthquakes are much less frequent. They can cause immense damage to buildings, bridges, etc. There can be a great loss of life and property. The earthquake can cause floods, landslides and tsunami also. As you all know कि कहीं कहीं तो earthquake ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है, बट कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है earthquake से। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कश्मीर में earthquake आया था एक बार 2005 में, and Gujarat earthquake of Bhuj of 2001 caused a great loss of life and property. Earthquake occur almost all time of every part of the world. Almost ये आता ही रहता है. The Japan earthquake of 2011, the Pakistan earthquake of 2013 and the Nepal earthquake of 2015 are some deadly earthquakes that hit the world recently and caused a great damage to life and property. Now causes of earthquake. Firstly I wanted to know you all कि अर्थ के अंदर 3 कोर्स प्रेजेंट होती हैं। अर्थ के आप अंदर देखेंगे, बाहर नहीं, अंदर, ओके। सो अर्थ के अंदर 3 कोर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज इनर कोर, सेकेंड इज आउटर कोर एंड थर्ड इज मैंटल, फोर्थ इज क्रस्ट। सो इनर सबसे अंदर वाली कोर जो होती है इनर होती है, उसके जस्ट बाहर वाली जो होती है आउटर कोर होती है, उसके बाहर वाली मेंटल होती है एंड द आउटर मोस्ट इज क्रस्ट, okay, it is the layers of the earth. Now the outermost layer of the crust of the earth is not in one piece, okay, it is fragmented. Each fragment is called a tectonic plates. जैसे मैंने आपको प्लेट्स बताया था ना, वो जो प्लेट्स होती हैं जो मूव करती रहती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक plates. These plates are in continual motion. Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are most likely to occur. Okay, so the weak zones are also known as seismic or fault zones. So जहाँ पर वीक होता है, मतलब जो प्लेट्स एट द वीक जोन्स पे जब प्लेट्स टकराती हैं एक दूसरे से, सो तभी अर्थक्वेक आने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। और बहुत ही जब अर्थक्वेक आता है, मेनली जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, बहुत ही ग्रेट डैमेज करके जाता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज, इट्स डैमेज सो मच अ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ओके। सो उस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, सेस्मिक और फॉल्ट जोन्स। वाइब्रेशन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ वेव विद इन दी अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया, दीज वेव्स आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। जो वाइब्रेशन होता है वो अर्थक्वेक के मतलब वेव्स जो होती हैं उनके फॉर्मेशन से होता है, उनकी ट्रैवलिंग से होता है, और वाइब्रेशन मतलब जो वाइब्रेशन होता है अर्थ में। सो दीज वेव्स आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स और shock waves. These waves are recorded by an instrument called seismograph. और ये waves किससे रिकॉर्ड की जाती हैं, सेस्मोग्राफ से।
So the point under the ground where the vibration originates is called the focus of the earthquake. The point on the earth's surface directly above the focus is called the epicenter of the earthquake, and the epicenter is likely to experience the large damage due to the earthquake. सो अब मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाती हूँ. दिस इज़ द फिगर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट सेस्मोग्राफ. ये और भी कई टाइप्स के होते हैं, बट सी दिस फिगर दैट इट इज़ अ ओरिजिनल सेस्मोग्राफ. इसी से अर्थक्वेक जो होता है उसका पता चल पाता है. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक. अब आप लोग मैग्नीट्यूड के बारे में देखेंगे. The magnitude of an earthquake is expressed in term the energy releases during the event. The magnitude is measured on a scale called Richter scale. An earthquake is of 2.0 to 4.0 on a Richter scale is not too damaging. More than 4 to 8 is moderate to severe earthquake. सो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए एक रिक्टर स्केल भी होती है मैग्नीट्यूड मेज़र करने के लिए. सो 2.0 से 4.0 मीन्स 2 से 4 तक जो अर्थक्वेक आता है वो ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, बट जो 4 और 8 के बीच में आता है वो मॉडरेट डैमेज करता है. ओके. The Richter scale, the most common standard of measurement for earthquake, was invented in 1935 by Charles F. Richter. You have to know it about, okay? That it was invented by Charles F. Richter in 1935. Now the protection against earthquake and protection against earthquake and precautions against earthquake. So at home and outside the home. So अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अर्थक्वेक से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें. सो आई वॉन्टेड टू नो यू ऑल. फर्स्टली आई वॉन्टेड टू नो दैट कि अभी तक हम लोग ने कितने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया. अभी हम लोग ने पहले लाइटनिंग के बारे में देखा, उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शंस के बारे में देखा, उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस के बारे में देखा, उसके बाद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखा, उसके बाद द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग के बारे में देखा, उसके बाद लाइटनिंग सेफ्टी डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म आउटसाइड द होम एंड इनसाइड द हाउस. ओके. लाइटनिंग कंडक्टर एंड अर्थक्वेक. उसके बाद हम लोग ने कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक के बारे में देखा. अब हम लोग उसके बाद हम लोग ने मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक के बारे में देखा. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अर्थक्वेक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. So as we all know, as an earthquake can be highly destructive, it is important that we take a necessary precautions to protect ourselves all the time. People living in the seismic zones where the earthquake are mostly likely to occur have to be specially prepared. First of all, the buildings in these zones should be quake proof so that they can withstand major tremors. एज़ यू ऑल नो कि जहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आता है वहाँ पर हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ प्रोटेक्शन करनी पड़ती है जिससे ज़्यादा बिल्डिंग्स और जितनी भी लाइफ एंड प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा डैमेज ना हो, और वो प्रोटेक्शन अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. न्यूली टेक्नोलॉजी यूजेस बिल्डिंग्स मटेरियल दैट अब्जॉर्ब वाइब्रेशन बाय बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग रेदर देन ब्रेकिंग. नाउ कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर. पहले तो हम लोग को आर्किटेक्ट्स, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए. इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल. नाउ थर्ड पॉइंट, कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल. In case the structure falls, the damage will not be heavy. Now fourth, the cupboards and the shelves should be fixed to the walls so that they do not fall easily. Now next point, be careful while hanging wall clock, photo frames, water heaters, etc. so that in case of earthquake they do not fall on people. Now next point, since some buildings may catch fires due to the earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have a fire fighting equipment in working condition. Now buildings norms recommended by the concerned authorities such as Central Building Research Institute, RORCE, should be followed. Now next
our next topic is precaution during an earthquake. I hope that you all understand what protection we have to take. Now अब हम लोग precautions के बारे में देखेंगे कि हमें घर के अंदर और घर के बाहर कौन कौन से precautions लेने चाहिए. Take shelter under a heavy table or cot. Stay away from tall and heavy objects that may fall on you. If on the bed, do not get up. Protect your head with a pillow. At a public place, try to take cover under a strong object. These 4 points are at home. Okay. Now, outside the home, find a clear spot away from buildings, trees, power poles, etc. Drop to the ground. If in the bus or a car, do not come out. Ask the driver to drive slowly to a clear spot. Now, third point, do not come out till the tremors stop. I hope you all understand the precaution during an earthquake. आपको देखिए मेनली इसमें ये देखना है कि आप ऐसी जगह के पास तो नहीं खड़े हैं जो बहुत ही भारी और आपके ऊपर गिर जाए तो आपको बहुत चोट आ सकती है. ओके. सो इस चैप्टर में मेनली जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए उसमें से आपको जैसे किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, वो किसने डिस्कवर किया, और लाइटनिंग के बारे में, लाइटनिंग एक्चुअली है क्या, कैसे ऑकर करती है, अर्थक्वेक के बारे में वो क्या है, वो कैसे ऑकर करती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और जितने भी डेफिनेशंस हैं उनके बारे में यू हैव टू नो अबाउट दैट. ओके. और कैसे आपको प्रिकॉशंस लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कभी आप घर के बाहर या घर के अंदर जैसे भी हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है. Now thank you for watching our video, and if you like my video, so please like, share, subscribe and press the bell icon. And if you have any doubt, if you all have any doubt, so regarding any questions, so please tell me in comment section. Okay, bye bye, and in next video I will give you question and answers and some important key terms.